जिस गाड़ी में तुम बैठे थे उसका एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम हिम्मत मेहंदी नहीं है, मेरा नाम जेडी है। सीबीआई को ऐसे केस में दिलचस्पी? मुझे दिलचस्पी इस लड़की में नहीं, उसकी मोहब्बत में। क्या खूनी अजय से सच उगलवाएगा? क्या अजय फंसेंगे पुलिस के ट्रैप में? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, 2015 की दृश्यम देखने के बाद कई लोगों को यही लग रहा था कि ये केस अगर सीआईडी को दे देते तो 1 घंटे में खूनी मिल जाता और फिर दया उसकी खूब पिटाई करता। खैर, ये तो मजाक की बात है, पर अभी इस फिल्म का दूसरा पार्ट आने वाला है और आप कहानी जानने के लिए बेताब ही हो रहे होंगे। तो हमने सोचा कि आज आपसे पार्ट 2 की कहानी डिस्कस की जाए। तो अब कहानी में आएगा 6 से 7 साल का लीड, पर अभी तक विजय सालगावंकर यानी अजय और उसके परिवार के बारे में पुलिस को कुछ नहीं पता चला है। बात करें इंस्पेक्टर मीरा यानी तब्बू की, तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अभी तक अपने खुद के बेटे के केस सॉल्व नहीं कर पाई थी और उनकी जगह पोस्टिंग होती है अक्षय खन्ना की। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय खन्ना अपनी ड्यूटी को लेकर काफी सीरियस होते हैं। जब मीरा पुलिस स्टेशन से सस्पेंड होकर निकलती ही है, उसी वक्त अक्षय की एंट्री होती है और दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और तब्बू वहां से निकल जाती है। पर अभी तक तब्बू सदमे में होती है कि उसके बेटे का खूनी कैसे पकड़ा जाएगा। इसीलिए वो कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन में आती है और उसी वक्त देखती है कि अक्षय जेल से छूटे खूनी से बात कर रहे हैं। ये देखकर तब्बू शॉक होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये खूनी से अक्षय ऐसी कौन सी सीरियस बात कर रहे हैं। तब तब्बू अक्षय से पूछती है कि आप उस खूनी से क्या बात कर रहे थे? मैंने तो सुना है कि आप काफी वफादार पुलिस इंस्पेक्टर हैं, पर आप तो मुजरिमों से बातें कर रहे हैं। तब अक्षय उसे कहते हैं कि मैडम, अभी आप ही ने कहा कि वो मुजरिम था और उससे मैं क्या बात कर रहा हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर केस का हालचाल पूछकर तब्बू वहां से निकलती है। फिर कुछ ही दिनों बाद एक रोती हुई औरत विजय के घर आती है और कहती है कि मुझे सहारा दे दीजिए, मेरा पति मुझे मार देगा। फिर विजय उसे शांत करके पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा, तो वो कहती है कि वो अभी अभी जेल से छूट कर आया है और एक खून के आरोप में उसे सजा भी मिल चुकी है। उसके शरीर पर गहरे निशान होते हैं। फिर वही खूनी पति वहां पर आकर अपनी पत्नी को ले जाने की कोशिश करता है। विजय उसे रोकता है और कहता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। विजय उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां पर वो अक्षय खन्ना से उसकी कंप्लेन करता है। अक्षय उसे जेल में बंद करवाता है और विजय के चले जाने के बाद उसे छोड़ भी देता है। दोस्तों, यहाँ पर अजय को लगता है कि वो खूनी जेल में ही है, पर एक दिन रास्ते से जाते हुए विजय देखता है कि अक्षय और वो खूनी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अक्षय उसे इशारों ही इशारों में कुछ समझा रहे हैं। ये देखकर विजय को शक होता है कि कहीं कोई उसे फंसाने की साजिश तो नहीं हो रही है। इतनी जल्दी इस खूनी को इस इंस्पेक्टर ने कैसे छोड़ दिया? विजय वहां पर खड़ा रहता है और उसी वक्त अक्षय उसे देख लेता है और वो समझ जाता है कि विजय को शक हो चुका है। फिर वो एक नया प्लान बनाता है, उस खूनी को काम पर लगा देता है। दोस्तों, ये सारी बातें विजय अपनी पत्नी नंदिनी को बताता है और पूछता है कि क्या वो औरत यहाँ फिर से आई थी। नंदिनी कहती है कि नहीं, वो तो चली गई, पर थोड़ी ही देर में वो औरत रोते रोते वहां पर आती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लो, वरना ये इंसान मुझे मार देगा। हालांकि इस बार उसके शरीर पर निशान नहीं होते हैं मार पिटाई के। उसके पीछे उसका पति आता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, पर वो औरत विजय को भाई बनाकर कुछ दिन उसे रहने देने की रिक्वेस्ट करती है। फिर वो औरत वहीं पर रहने लगती है। नंदिनी उसकी देखभाल करती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। दोस्तों, आपको बताते चले कि एक दिन हम ये देखते हैं कि विजय की बड़ी बेटी अंजू अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आई है। वो बार बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर नंदिनी और उसकी छोटी बेटी उसे समझाते हैं, तुमने कुछ नहीं किया बेटा, वो लड़का था ही उस लायक। और तभी वहां पर नंदिनी को किसी की परछाई दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिर वो औरत नंदिनी की छोटी बेटी जो कॉलेज जाती है उससे बात करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पापा काफी अच्छे हैं, उन्होंने मुझे मेरे खूनी पति से बचाया, पर बेटा तुम अपने पापा से कहना कि मेरे पति से बच के रहे, वो किसी को भी मार सकता है।
ये सुनकर वो डर जाती है और कहती है कि मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है और वो भाग जाती है। दोस्तों, आपको इस क्रम में बताते चलें कि एक दिन नंदिनी अंजू को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक से वापस आती है, तब ये औरत वहां पर मौजूद होती है। बाद में नंदिनी से पूछती है कि क्या हुआ है इसे। नंदिनी कहती है कि कुछ नहीं, बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था, बाकी कुछ नहीं। फिर काम पर जाते वक्त दूसरे दिन भी वो देखती है कि वो खूनी शख्स एक दरगाह के बाहर ताबीज खरीद रहा होता है। इसको देख करके वो हैरान रह जाती है और जल्दी से जाने की बात करती है। फिर उसी दिन जब नंदिनी अंजू की देखभाल कर रही होती है तो वहां पर ये औरत आती है और नंदिनी को एक ताबीज देते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगी, पर आपकी बेटी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं ये ताबीज लेकर आई हूँ। इस ताबीज को उसके हाथ पैर में बांध दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, नंदिनी पहले तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती, पर वो जिस तरह से उसको कन्विंस करती है, नंदिनी उसकी बात मान लेती है और अंजू को ठीक होता हुआ देखने के लिए वो उसके हाथ पर ताबीज बांध भी देती है। तो ये थी अब तक की स्टोरी। चलिए आप बता दीजिए फटाफट से कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।